सभी पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मदर फीड के अलावा आपको नहलाने का ध्यान देना है, क्लेanलीनेस का ध्यान देना है, हाइजीन का ध्यान देना है, इम्यूनिटी बिल्डिंग करनी है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर मदर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, वाटर लॉस होता है। अगर आप सही टाइम पे शुरू नहीं करेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग से जो सॉलिड फीड की जर्नी है वो हैम्पर हो जाएगी। जब आप खाना खा रहे हैं, बच्चा खाना मांग रहा है क्या, उसको क्रेव कर रहा है क्या, आप खाने की तरफ हाथ बढ़ा रहा है क्या, अगर उसके अंदर से अभी तक आया ही नहीं है कि उसको सॉलिड फीड्स लेने हैं और आप स्टार्ट कर देंगे तो वो चाइल्ड इंटरेस्ट दिखाएगा ही नहीं। सजेस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद फ्रूट्स। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चे को कितना खाना है ना। एक पैटर्न मैंने देखा है आजकल पेरेंट्स में, दैट वो कभी कभी अपने बच्चों को लेके ओवर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इसका रीज़न है मतलब कि ओवर एक्सपोजर। हर माँ बाप के मन में बच्चे के जन्म से लेकर उनके बड़े होने तक कई सवाल होते हैं। एक बच्चे की हेल्थ, केयर और फूड के लिए क्या सही है क्या नहीं, ये क्वेश्चन तो सबको परेशान करता है। तो आइए आज इन सभी क्वेश्चंस का आंसर लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आरोग्य भारत। मैं हूं ईशानी और हमारे चैनल में हम आपको बताते हैं हेल्थ से जुड़े सभी टिप्स एंड ट्रिक्स और बात करते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ, जिसकी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिखा। वेलकम टू आवर चैनल मैम। थैंक यू सो मच ईशानी। मैम सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिखा गुप्ता। आई एम पीडियाट्रिशियन। मैंने अपनी MBBS करी है सफदरजंग हॉस्पिटल से एंड उसके बाद MD पीडियाट्रिक्स करी है RML हॉस्पिटल से एंड राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इन कमला नगर। मैम जब भी हम किसी बच्चे की हेल्थ की बात करते हैं, एक जन्म के बाद एक बच्चे की हेल्थ की बात करते हैं, तो सभी पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी क्या है? देखिए, जो बेसिक्स है ना उनका ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे कि न्यूबॉर्न है, टाइनी ह्यूमंस होते हैं जो कि अभी नए नए वर्ल्ड में आए हैं। इसके अंदर उनको सभी तरीके से इम्यूनिटी वीक है, उनकी ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड हैं, वो अभी कस्टमाइज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसलिए हमें उनको पूरी तरीके से ध्यान देना होगा। सबसे पहले अगर आप सोचें फीडिंग के अंदर मदर फीड विच इज़ कंपल्सरी। उसके बाद मदर फीड के अलावा आपको नहलाने का ध्यान देना है, क्लेanलीनेस का ध्यान देना है, हाइजीन का ध्यान देना है एंड प्लस उनकी इम्यूनिटी बिल्डिंग करनी है। उससे पहले उसके लिए आपको वैक्सीनेशंस लगवानी है और एक क्लीन सेफ एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना है। मैम जब भी हम एक न्यूबॉर्न की बात करते हैं तो हमेशा बात होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। तो जब भी एक मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है तो उस टाइम पे उन्हें अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग एक भगवान की बहुत बड़ी देन है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे के लिए भी फ़ायदा है, मदर के लिए भी फ़ायदा है और ये बहुत ही अच्छा मदर बेबी के अंदर बॉन्ड प्रोड्यूस करती है। तो इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे पहले जो आपका सवाल है कि मदर को क्या ध्यान देना है, मदर को अपने न्यूट्रिशन का ध्यान देना है, हाइड्रेशन का ध्यान देना है प्लस हाइजीन का ध्यान देना है। न्यूट्रिशन के अंदर उनको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, उनको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। इसलिए उनको अगर वो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के ऊपर ध्यान दें और नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन शी कैन टेक। प्लस हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर मदर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, वाटर लॉस होता है। तो प्रॉपर हाइड्रेशन अगर वो नहीं करेंगे तो वो शुगर क्रेव करेंगे। सो प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट रिच वाटर बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर वो नारियल पानी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो ले सकते हैं। मैम जब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उसके साथ साथ आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा कंसल्ट किया जाता है कि आप पाउडर्ड मिल्क भी दे सकते हैं। हाउ दैट अफेक्ट्स द बेबी? अगर ब्रेस्ट फीडिंग अवेलेबल है वो ही देना चाहिए। रिकमेंडेशन है टिल 6 मंथ्स ऑफ एज तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन। पाउडर्ड मिल्क एक सेकेंडरी ऑप्शन है, वो कभी भी प्राइमरी ऑप्शन नहीं हो सकता। ब्रेस्ट फीडिंग के से बच्चे का बॉन्ड बनता है, बेस्ट न्यूट्रिशन मिलता है एंड प्लस ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बेबी के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स जाते हैं, इम्यूनिटी बिल्ड होती है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है। तो अगर आप बात करें फॉर्मूला फीड्स की, फॉर्मूला फीड्स ऑलवेज से कि भी हम ब्रेस्ट मिल्क को मिमिक करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर टिश्यूज़ डालते हैं कि जिससे वो मिमिक हो जाए, बट वो कभी मिमिक हो नहीं सकता है। तो ऑलवेज ब्रेस्ट फीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर आप जो भी फॉर्मूला फीड ले रहे हैं, किसी भी कारण से आपको फॉर्मूला फीड के ऊपर जाना पड़ रहा है, तो वो आप ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। बट उस पे जाने से पहले ब्रेस्ट फीडिंग का ऑप्शन पूरी तरीके से एक्सप्लोर कीजिए। आप अपनी फीड अच्छी रखिए, लैचिंग अच्छी रखिए, अपना इमोशनल सपोर्ट अच्छा रखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग।
मैम जब 6 मंथ्स हो जाते हैं बेबी को तो जनरली हम घरों में उन्हें खीर खिलाकर या कुछ खिलाकर उन्हें सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो व्हाइल डूइंग दैट हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो टाइमिंग, अगर आप सही टाइम पे शुरू नहीं करेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग से जो सॉलिड फीड की जर्नी है वो हैम्पर हो जाएगी। टाइमिंग के अंदर जल्दी भी देना अच्छा नहीं है, देर से भी देना अच्छा नहीं है। मैं आपको दोनों चीज़ों के ही नुकसान बताती हूँ। अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं, व्हेन चाइल्ड इज़ नॉट रेडी इवन फॉर सॉलिड फीड्स, तो वो बच्चा अच्छे से एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और आपको हमेशा स्ट्रगल रहेगी फीड के लिए, सॉलिड फीड्स देने के लिए। और अगर आप देर से सॉलिड फीड स्टार्ट करते हैं तो फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा फीड की हैबिट हो जाएगी, मदर फीड की और फॉर्मूला फीड की, एंड देन ऑल्सो चाइल्ड विल नॉट एक्सेप्ट सॉलिड फीड। तो अब बात आती है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट सॉलिड फीड। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, एक बेसिक रूल तो यही है कि 6 मंथ्स पे आपको स्टार्ट करना है, बट स्टिल देयर आर सम इंडिकेटर्स जिससे हमें पता चलता है कि हमें सॉलिड फीड्स कब स्टार्ट करना है। सबसे पहले इंडिकेटर है कि भी बच्चे की प्रॉपर नेक होल्डिंग आ जानी चाहिए, एंड प्लस बच्चा सिटिंग विद सपोर्ट एटलीस्ट हो, बिकॉज हम लाइंग डाउन पोजीशन पे सॉलिड फीड स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इंडिकेटर है कि बच्चा, जब आप खाना खा रहे हैं, बच्चा खाना मांग रहा है क्या, उसको क्रेव कर रहा है क्या, आप खाने की तरफ हाथ बढ़ा रहा है क्या। अगर उसके अंदर से अभी तक आया ही नहीं है कि उसको सॉलिड फीड्स लेने हैं और आप स्टार्ट कर देंगे तो वो चाइल्ड इंटरेस्ट दिखाएगा ही नहीं। फिर आता है कि आपने टाइमिंग सेलेक्ट कर ली, फिर आपको आता है कि भी आपको कौन सा फीड देना है। आई सजेस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर जो भी वेदर है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। इट कैन बी एप्पल, इट कैन बी बनाना, इट कैन बी पपायास। दीज फ्रूट्स वन बाय वन यू कैन इंट्रोड्यूस। देन देयर आर सम बेसिक रूल्स कि जिस तरीके से आप सॉलिड फीड स्टार्ट करेंगे। आपके यूटेंसिल्स अच्छे होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, the texture of the food, it should be initially smooth, it should be gravy form, it shouldn't be very thick, it shouldn't be very liquidy. These things you should be taking care of. उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एलर्जेंस इमीडिएटली इंट्रोड्यूस ना करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया देख के ओवरवेल्म मत होइए, जो कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत स्टार्टिंग से ही हैवी फूड्स, न्यूट्रिशन डेंस फूड्स खिला दिए जाते हैं। नहीं, आपको बहुत स्लोली जाना है सॉलिड फीड्स के लिए। फर्स्ट मंथ ऑफ सॉलिड फीड इज़ जस्ट अबाउट इंट्रोडक्शन। आप जो भी डिफरेंट आइटम्स इंडिविजुअली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो आप इंट्रोड्यूस कीजिए और देन सी द रिस्पॉन्स। अगर चाइल्ड ने अच्छा एक्सेप्ट किया, वेल एंड गुड, एंड देन गो टू द सेकेंड फीड। इस तरीके से। मैम जब हम सॉलिड फूड की बात करते हैं तो जनरली लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है कि उन्हें कितने अमाउंट में खिलाना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं। उसी के साथ में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि कुछ महीनों बाद, 6 मंथ्स के बाद जब हम फूड उन्हें खिला देते हैं तो लोग फोर्स फीड करने लग जाते हैं, दैट द बेबी शुड ईट और एल्स वो भूखा रह जाएगा या भूखी रह जाएगी। तो ऐसे में फोर्स फीडिंग कैसे अफेक्ट करता है बॉडी को? देखिए, इसका भी एक बहुत ही इस चीज़ के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चे को कितना खाना है। आप बच्चे को ये चीज़ डिसाइड करने दीजिए कि उसको कितना खाना है। चाइल्ड इज़ ऑलरेडी ऑन मदर फीड और फार्मूला फीड, उसके ऊपर आप एज अ सप्लीमेंटेशन ये सॉलिड फीड्स दे रहे हैं, उसको आप फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं जिसमें आप टेक्सचर्स और सभी तरह की वैरायटी एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन आपको इसके ऊपर इतनी डिपेंडेंसी नहीं रख देनी है कि बच्चे को आप फोर्स कर रहे हों। तो फोर्स फीड तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अभी फोर्स फीड किया तो बच्चे को ना बोलना आ जाएगा, एंड देन चाइल्ड विल रिफ्यूज़ द फीड्स ऑलवेज। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप एक बेसिक अमाउंट अगर आप पूछे, हाफ अ कटोरी एक फीड बेबी ले लेता है, और जब आप स्टार्ट करते हैं हाफ बनाना, एक स्टैंडर्ड साइज बनाना बेबी ले लेता है। तो आप इससे स्टार्ट कीजिए। अगर बेबी ने 1 और 2 स्पून छोड़ भी दिए, इट्स ओके। जस्ट आप उसको खुशी से खिलाइए, वो उसने भी खुशी से खाया तो वो ज़्यादा बेहतर उसको डाइजेस्ट होएगा और उसको यूज़ होएगा बॉडी फॉर्मेशन में। देन फोर्स फीडिंग जब आप करते हैं बच्चा माइट वॉमिट, और जो बच्चा ना बोलना सीख जाता है वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। मैम विद फूड एक चीज़ और भी प्रॉब्लम है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो हाउ टू नो कि अगर आपका बेबी लैक्टोज इंटॉलरेंस है? देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी 2 टाइप की होती हैं।
एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस के पहले हम फीचर समझते हैं कि बच्चे ने कोई भी डेयरी कंटेनिंग लैक्टोज कंटेनिंग खाना खाया, उसके बाद उसको स्टमक अपसेट हो रहा है, जिसके अंदर उसको ब्लोटिंग हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, बहुत सारी फ्लैटुलेंस हो सकती है, एंड चाइल्ड में बी जस्ट क्रैंकी बिकॉज चाइल्ड को पेन एब्डोमेन हो रहा है, वो बता तो नहीं सकता बट चाइल्ड विल बी क्रैंकी। और समटाइम्स इन सब के साथ उसको रैशेस भी आ जाते हैं और लूज मोशंस भी हो जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स लैक्टोज इंटॉलरेंस के हैं। तो कभी भी आपने बच्चे को मिल्क दिया उसके बाद आपको ये फीचर्स देख सकते हैं, और इसके अलावा कभी भी उसको लूज मोशंस हुए उसके बाद सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो सकती है। तो इस सिनेरियो के अंदर इट्स बेटर कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें और जो भी डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं वो दें। बिकॉज देखिए, लैक्टोज एक शुगर है, अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा और उसकी वजह से बेबी को मैल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो इंस्टेड आप ऐसा कीजिए कि भी उसकी डाइट में मॉडिफिकेशंस करें जिससे कि उसकी ग्रोथ सही से हो सके। मैम, एक और फूड रिलेटेड क्वेश्चन विल बी कि सैरलिक, आजकल के टाइम पे हम 6 मंथ्स के बाद में बच्चों को सॉलिड फूड के नाम पे सैरलिक बहुत खिलाते हैं, तो हाउ गुड इज़ दैट, हाउ बैड इज़ दैट? देखिए, सेरेलैक जो कॉमर्शियली अवेलेबल सेरेलैक है, दे आर लाइक बिग नो। किसी भी सूरत में वो तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। इवन इफ द मदर इज़ वर्किंग, इवन इफ मदर इज़ नॉट वर्किंग, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। बिकॉज देखिए, वो कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड हैं, वो कितना भी लिख लें कि भी प्रेजर्वेटिव फ्री, बट दे आर कॉमर्शियल प्रिपरेशन। आप अगर उनको देंगे तो आप बच्चे को फ्यूचर रेडी नहीं कर रहे हैं एक नेचुरल होम बेक्ड होम कुक्ड फूड के लिए। तो आपको इंस्टेड ऑफ सेरेलैक, आप बिल्कुल अगर स्टार्टिंग के फ्यू मंथ्स में अगर आप सॉलिड फीड की जर्नी थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं, उसके अंदर होम मेड सेरेलैक आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो भी मैंने क्या देखा है अभी कि पेरेंट्स दे आर यूजिंग इट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड टिल 12 मंथ्स टिल 2 years, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अगर आप होममेड सेरेलैक भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी बस इनिशियल फ्यू मंथ्स के लिए है, टू मेक द चाइल्ड रेडी for more texture, for lumpy food, for finger foods. So Cerelac routine में नहीं देना है. It doesn't have all the nutrients, it doesn't have iron, तो बच्चे को deficiencies ज़रूर हो जाएंगी. Ma'am, how can we prepare a home-based Cerelac? So home-based Cerelac आप जो राइस, दाल, इन सबको प्रॉपरली क्लीन करके, ड्राई करके, रोस्ट करके एंड पाउडर्ड फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हैं. द स्टोरेज शुड बी एयर टाइट. द स्टोरेज शुड बी देयर शुड बी अ स्टिकर विच इज़ टेलिंग कि कब ये बना है और कब तक आपको इसको यूज़ करना है. वेन एवर यू आर नाउ कुकिंग इट, उसको प्रॉपरली आपको कुक करना है फॉर फ्यू मिनट्स. ऐसे नहीं कि जस्ट पानी में मिला के दे दिया, एंड देन यू कैन प्रोवाइड इट टू द चाइल्ड. और वही मैंने बताया कि इसका ड्यूरेशन आपको बहुत कम रखना है. 1 से 2 महीने स्टार्टिंग के मंथ्स में आप दे सकते हैं, और फॉर ट्रैवल पर्पस. मैम, छोटे बच्चों से जुड़ा जो एक और मिस्टेक मुझे जो लगता है आजकल हम करते हैं वो है डायपर पहनाने का. तो डायपर कितना बुरा होता है एक बच्चे के लिए या कितना अच्छा होता है? अभी जो एनवायरनमेंट है, व्हेन पीपल आर लिविंग न्यूक्लियर, या फिर सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, या फिर मदर्स जहाँ पे वर्किंग है, उसमें मैं नहीं समझती कि डायपर एक कोई गलत चीज़ है. इट्स ऑलवेज ओके कि आप डायपर का सपोर्ट ले रहे हैं, बस आपको उसके सही तरीके पता होने चाहिए यूज़ करना. यूज़ अ गुड कंपनी, देन चेंज द डायपर एवरी 3 to 4 hours. इन एवरी 3 to 4 hours चेंज करने के टाइम पे आप उसको बच्चे को ऑयलिंग कर सकते हैं, या फिर उसमें कोई भी डायपर रैश फ्री क्रीम लगा सकते हैं. अदरवाइज डायपर्स आर सेफ. प्लस इन विंटर्स यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर कि भी किसी तरीके से भी वेट ना रहे. मैम, डायपर का कंटिन्यूस यूज़ सेफ़ है या नहीं है? जैसे आपने कहा कि 3-4 घंटे में हम रिपीट कर लें, तो दिन भर रात भर डायपर पहना. आपको जब भी चेंज करते हैं ना, उसमें एक 5 to 10 मिनट्स बच्चे को डायपर फ्री टाइम देना होगा, जिस टाइम पे आप बेबी के साथ सिट कर सकते हैं. और इफ़ यू हैव गुड फ्रेश एयर, तो फिर उस टाइम पे बेबी को वार्मथ मिल सकती है. बट अदरवाइज कंटिन्यूस यूज़ ऑफ डायपर से जो प्रॉब्लम हो सकती है वो रैश हो सकता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ excessive मतलब not changing the diaper on time. Otherwise diaper do not per se causes any infection. So आप अगर properly change करें तो कोई issue नहीं होगा.
मैम बच्चों के क्लीनलीनेस की अगर हम बात करें या उन्हें नहलाने की बात करें तो कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? बेबीज़ की क्लेanलीनेस बहुत ज़रूरी है, जैसे डेली बेदिंग और प्रॉपर चेंज ऑफ क्लोथ्स, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब बाथिंग के अंदर आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर बाथिंग टब होना चाहिए, एंड प्लस जो आप यूज़ कर रहे हैं सोप, वो भी टीयर फ्री या फिर बेबी फ्रेंडली होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशली इन विंटर्स या इन रेनी सीज़न क्या होता है, बाथिंग के अंदर सब पेरेंट्स को लगता है कि जल्दी बच्चा बीमार पड़ जाता है, विच इज़ नॉट ट्रू। बीमार बच्चा जब पड़ता है जब बाथिंग की प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं होती है। तो आप बाथिंग प्रिपेयर पूरे से करेंगे, अगर पहले से सब चीज़ों की तैयारी होगी तो कोई इशू होगा नहीं। जैसे कि आपको पहले से ही एक वाटर कलेक्ट करके रख लीजिए जिसका टेम्परेचर प्रॉपर हो। देन वाटर कलेक्ट करने के अलावा अपने क्लोथ्स प्रिपेयर रखे हुए हैं, क्लोथ्स आर नॉट लाइक बाहर के ठंडापन नहीं है उनमें, या फिर आप प्रेस करके रखिए तो कोई इशू नहीं होता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब बाथिंग के बाद आप बेबी को पैड ड्राई करते हैं, जब मतलब ड्राई करते हैं तो पैड ड्राई करना है, प्रॉपरली रब नहीं करना है, और उसके बाद भी एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है ताकि बेबी की हाइड्रेशन मेंटेन रहे। वेट वाइप्स यूज़ करते हैं हम जनरली बच्चों को वाइप करने के लिए और उन्हें क्लीन करने के लिए, तो उसका यूज़ बच्चों के लिए सही है क्या? वेट वाइप्स सभी तरीके के आते हैं। वेट वाइप्स ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर अल्कोहल कंटेंट, फ्रेगनेंस होती है, एंड देयर आर वेट वाइप्स जो कि काफ़ी नेचुरल होते हैं, जिनके अंदर फ्रेगनेंस नहीं होती, अल्कोहल फ्री होते हैं। तो जितना हो सके हमें दिस एक्सट्रीम में कि एक अच्छे वेट वाइप्स चूज़ करने चाहिए। इसके अलावा वेट वाइप्स के अलावा आप एक अच्छा होममेड सब्स्टिट्यूट है कि आप कॉटन का कपड़ा रखिए अपने पास और एक वाटर रखिए जिससे आप क्लीन कर सकें, एंड ट्रैवल पर्पस के लिए, आउटसाइड पर्पस के लिए आप वेट वाइप्स रख सकते हैं। मैम एक और आई डोंट नो ये मिथ है या नहीं है, लोग कहते हैं आजकल के टाइम पे ज़्यादातर कि बच्चों को मालिश मत करो बिकॉज बच्चों के बोन्स वीक हो जाएंगे या उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, तो बच्चों को मालिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये पूरी तरीके से मिथ है कि मालिश ना करो, मालिश बिल्कुल करनी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा आई वुड से रिचुअल है जो हमारे पास बहुत सालों से चले आ रहा है और जिसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। कि मालिश बहुत ही अच्छे से किसी से भी करें, सारे जॉइंट्स को जिसमें मूवमेंट प्रोवाइड होनी चाहिए। किस चीज़ से मालिश करनी है, कौन सा ऑयल यूज़ करना है, वो एक अलग बात है। आप मालिश के लिए कोकोनट ऑयल जो कि समर्स में आप यूज़ कर सकते हैं वो बेस्ट होता है। विंटर्स के अंदर आप घर का घी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल ही वार्म करके यूज़ कर सकते हैं। और मालिश से बच्चे को बहुत अच्छा स्टिमुलस मिलता है, मालिश ज़रूर करनी चाहिए। मैम पेसिफायर का अगर हम यूज़ बोलें, ज़्यादातर बच्चे क्रैंकी हो रहे रो रहे हैं, हमने पेसिफायर उनको दे दिया, तो उसका यूज़ कितना सही है कितना नहीं? देखिए कोई भी चीज़ मॉडरेशन में ठीक होती है, एक्सेसिव यूज़ इज़ ऑलवेज हार्मफुल। तो पेसिफायर्स अगर आप मॉडरेशन में यूज़ करते हैं दैट इज़ एक्सेप्टेबल। कुछ रूल्स होते हैं उसके लिए भी। पहले तो आपको सही साइज़ ऑफ पेसिफायर यूज़ करना है और प्रॉपर शेप यूज़ करनी है पेसिफायर की, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग रखनी है कि आपके पास बच्चे से पेसिफायर गिरा दिया तो आपको वो सेम पेसिफायर यूज़ नहीं करना है, आपको उसको क्लीन करके ही, स्टेरिलाइज करके ही यूज़ करना है। और पेसिफायर्स डू पेसिफाई द चाइल्ड, उनके स्ट्रेस हॉर्मोन्स को कम करता है तो दे आर गुड। हाँ, एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो डेंटल एनोमलीज हो जाएंगी, उसकी उनको हैबिट हो जाएगी, देन ये इश्यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। मैम कितने एज तक सही है इनका यूज़? मैक्सिमम 2 years। ओके मैम, जब हम बच्चों की डाइट की बात करते हैं तो आफ्टर फ्यू मंथ्स जब बच्चा प्रॉपर डाइट लेना शुरू कर दे तो उनकी डाइट में क्या क्या होना चाहिए? देखिए मैं आपको पहले बताऊंगी कि ना जब हम सॉलिड फीड स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम आता है जब आपको फिंगर फूड्स ज़रूर इंट्रोड्यूस करने चाहिए, विच इज़ लाइक 9 to 10 months। अगर आपने उस टाइम पे वो इंट्रोड्यूस करे हैं, सॉलिड फीड की जर्नी इस तरीके से फ्रॉम द प्यूरीज टू द टेक्सचर्ड एंड द लम्पी फॉर्म्स एंड देन फिंगर फूड्स पे आपने इस तरीके से शिफ्ट करा है, तो बेबी जो बच्चा है वो प्रॉपर होम कुक्ड फूड के ऊपर आ जाता है। एंड जब बच्चा होम कुक्ड फूड पे आ गया तो एक बेसिक रूल हमें याद रखना है कि बेसिक आपको पता होना चाहिए कि भी सभी तरीके के आप उसको डाइट्स दे रहे हैं जिसके अंदर
आप पल्सेस का भी ध्यान रख रहे हैं, प्रोटीन्स का भी ध्यान रख रहे हैं, आप रोटी भी दे रहे हैं, राइस भी दे रहे हैं, सभी मतलब कि एक क्यूमुलेटिव मील होनी चाहिए। और प्लस आपको जितना अच्छे हैबिट्स आप स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज़ बेटर, कि सैलेड्स भी आप बेबी को इंट्रोड्यूस कीजिए, पनीर भी इंट्रोड्यूस कीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी इंट्रोड्यूस कीजिए, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। मैम, बच्चों की कॉग्निटिव हेल्थ का कैसे ख्याल रखना चाहिए? कॉग्निटिव हेल्थ, जो कि आजकल हम काफ़ी इश्यूज देख रहे हैं बच्चों की कॉग्निटिव हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में बच्चों के साथ, तो इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चे को एक बहुत ही अच्छा टाइम दें, कि जिसके अंदर आई वुड से कि अनइंटरप्टेड टाइम दें बच्चे को, जो कि आजकल बच्चों को कम मिलता है। तब आप बच्चे के साथ पर्सनली कनेक्ट करेंगे, उसको पर्सनली प्ले करेंगे उसके साथ, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट भी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छी होती है। इसके अलावा कि आपको प्लीज़ स्क्रीन टाइम से बच्चे को दूर रखना है, नो स्क्रीन टाइम टिल 2 years ऑफ एज। उसके बाद कभी इवेंचुअली आपको रिक्वायर्ड होता है आप दे सकते हैं, बट टारगेट है कि जितना आप स्क्रीन टाइम डिले कर सके उतना आप डिले कीजिए। एंड जो एक बेसिक्स चलते थे कि बच्चा पार्क में बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है, ऐसे नेचुरल प्ले टाइम प्लीज़ बच्चों को दें। मैम, एक पैटर्न मैंने देखा है आजकल पेरेंट्स में, दैट वो कभी कभी अपने बच्चों को लेके ओवर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, कि बच्चों को ज़मीन में नहीं खेलने देना है, बच्चों को बाहर नहीं छोड़ना है, मास्क लगा के रखना है, तो मतलब एक से लेके एक चीज़ें हैं। तो वो कितनी सही होती हैं, कितनी गलत? बिकॉज पेरेंटिंग के टाइम पे हम हमेशा डरे हुए रहते हैं अपने बच्चों को लेकर के, तो उसका कैसे ख्याल रखा जाए? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि भी हमें ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है। ये ऐसा टाइम है कि जिस टाइम पे आपको, जैसे आपने मास्क की बात करी, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, एक्यूआई इतना हाई है कि जिसके अंदर आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, बिकॉज बच्चों के लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं। वी आर डेली सेइंग कि हमारे पास इन कफ के केसेस, नेबुलाइजेशन रिक्वायर्ड है, जिन केसेस में ऐसे कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। तो विद टाइम हमें अपनी पेरेंटिंग टेक्निक को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि पुराने ज़माने में ये होता था, बच्चे इतना फ्री खेलते थे या ऐसे करते थे, वो सेम चीज़ें इस टाइम पे अप्लाई नहीं हो सकती है। इट इज़ नॉट द सेम टाइम, और फिर सेम रूल्स भी अप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो हमें आपके अपने चाइल्ड के ऊपर, उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको फ्यूचर रेडी बनाना है, तो यू हैव टू जस्ट बैलेंस आउट कि कब आपको उसको फ्री टाइम देना है, कब आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, कब उस पर रूल्स अप्लाई करने हैं। सो एवरीथिंग विल बी इन मॉडरेशन। मैम, बच्चों की स्पीच पैटर्न में भी प्रॉब्लम्स आती है। जब वो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं तो कई बच्चे होते हैं कि उनकी स्पीच में बहुत दिक्कत होती है या वो तुतलाने लगते हैं, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? यस ईशानी, अभी हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि स्पीच डिलेज हमारे पास कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। इसका एक मेजर इशू है स्क्रीन ऑटिज़म। बच्चों को बहुत जल्दी से स्क्रीन मिल जाती है, जिसके लिए वो एक पर्सनल कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एक बेसिक बताएं तो फिर ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, कि भी उसको दूसरे लोग चाहिए बात करने के लिए। बट अगर आप बहुत जल्दी बच्चे को स्क्रीन टाइम दे देंगे तो उसको वो सब रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये उसकी बोलने की जो क्षमता है वो डिले हो जाती है। तो अगर आप अपने बच्चे का चाहते हैं कि भी स्क्रीन ऑटिज़म ना हो या फिर उसकी स्पीच डिले ना हो, फर्स्ट मेजर रूल इज़ कि आप उसको स्क्रीन टाइम ना दें 2 years तक। प्लस उसको साथ एक्टिविटी कीजिए, उसको इन्वॉल्व कीजिए अपने डेली करिकुलम में, जो भी आप कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भी आप बच्चे के साथ 2-2, 3-3 घंटा कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करें या बड़े बड़े टॉयज़ लाएं, नो। बच्चे को आपका पर्सनल कनेक्ट चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं उसी में आप बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए। बेसिक लॉन्ड्री पैकिंग कर रहे हैं, आप वही बेबी को कहिए कि भी साथ में इन्वॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से बच्चे का बहुत अच्छे से स्पीच आता है और फिर कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं, और ऐसे बच्चे का इमोशनल लेवल भी बेटर होता है। बच्चे बहुत टैंट्रम्स भी शो करते हैं आजकल, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो चिड़चिड़ाने लगते हैं या खाना फेंकना, टॉयज़ फेंकना। ये सारी चीज़ों का रीज़न्स क्या है? इसका रीज़न है मतलब कि ओवर एक्सपोजर। ओवरवेल्म्ड हैं बच्चे कि इतना ज़्यादा उनको मिल रहा है कि अभी उनको किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसके लिए आई वुड से कि भी आपको पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भी बच्चों को कोई प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, बच्चों को आप चाहिए हो।
और प्लस कि भी इवन इफ दे आर किड्स, वो आपके पहले बच्चे हो सकते हैं, घर का पहला बच्चा हो सकता है, बट स्टिल उनको ओवर पैम्पर नहीं करना है। इस चीज़ में मैं कहूँगी कि एक बेसिक जो रूल होता था कि भी आप बच्चे को ना भी बोलें, वो आना चाहिए कि अगर बच्चा गलत करे जस्ट से नो, कि अगर बच्चे इट्स ओके कि भी आपने बच्चे को स्ट्रिक्ट कर दिया, तो वो बहुत ज़रूरी है। आपको टेंट्रम्स एक लिमिट तक ही देखने हैं, उसको ओवर पैम्पर नहीं करना है बेबी को। मैम, मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, आपने अभी तक अपनी जर्नी में चाइल्ड केयर से जुड़े कौन से मिथ्स देखे हैं? बहुत सारे मिथ्स होते हैं बेसिक, जैसे कि काजल का मिथ होता है। स्टिल आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी भी हमारे पास पूरा ऐसे आइज़ रेड आइज़ ब्लैक हुए हुए आती हैं कि भी काजल अप्लाई किया हुआ। फिर ईयर्स के अंदर, नोज़ के अंदर ऑयल पुट किया हुआ, वो भी आता है। प्लस वेरी सैडली रिसेंट में एक केस आया था जैसे कि जिसके अंदर शहद बच्चे को बहुत जल्दी चटा दिया गया था, एंड देन चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम बॉटलिज्म। तो एक बेसिक रूल होता है कि टिल 1 ईयर तक बच्चे को हनी इंट्रोड्यूस नहीं करना है। उसके अलावा जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ, आज की बात करूँ, तो कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत सारे मिथ्स होते हैं। विक्स वेपोरब लगा देते हैं, होममेड विक्स बनाते हैं लोग कैम्फर से। ये सब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इनसे काफ़ी सारे बच्चे को निमोनिया या फिर इश्यूज़ हो सकते हैं। मैम, तो आप हमारे न्यू बॉर्न किड्स के नए पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगी? सो ऑल द न्यू मॉम्स, अपने बेबी का पूरी तरीके से ध्यान रखिए। एक बेसिक्स फॉलो कीजिए कि भी आपको प्रॉपरली मदर फीड करना है, प्रॉपरली बेदिंग करना है, इम्यूनिटी सेफ रखनी है। किसी भी तरीके से हैंडलिंग बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्रा पर्सनस को नहीं दे सकते हैं। किसिंग अवॉइड करनी है बच्चों को। ये बेसिक रूल्स आप फॉलो कीजिए। डू टेक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स एंड डू कंसिडर द एडवाइस और डिस्कस with your pediatricians. So both the things, the medicine and the all advices, both things go hand in hand. We do not say कि everything is wrong, but we do tell कि what is right or what is wrong. I hope कि न्यू पेरेंट्स को उनके सारे कन्फ्यूजन से जुड़े सवालों के जवाब मिले होंगे। पर अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई सवाल रह गया है जो आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। Thank you.